डियर स्टूडेंट, अब हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नया चैप्टर हमारा डबली रेनफोर्स्ड बीम का होगा और डबली रेनफोर्स्ड बीम की एनालिसिस और डिज़ाइन हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पढ़ेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद में हम लिमिट स्टेट मेथड का चैप्टर शुरू करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने सबसे पहले फिक्स्ड बीम पढ़ी थी। फिक्स्ड बीम क्या होती है, इसकी एनालिसिस में क्या क्या परेशानियां आती हैं और इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि फिक्स्ड बीम में हमें क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। फिक्स्ड बीम के बाद में हमने कंटिन्यूअस बीम या सतत बीम के बारे में पढ़ा था। ऐसी बीम जो 2 से ज़्यादा स्पान तक कंटिन्यू रहती है। हमने इसके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की विधियां देख ली थी। फिर हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड शुरू की थी और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं, ये देखा था। फिर हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के एजम्पशंस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। मॉड्यूलर रेशो क्या होता है, इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में हम सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन पर आए थे। हमने देखा था कि सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन से हमारा मतलब होता है ऐसा रेनफोर्स्ड सेक्शन जिसमें टेंशन साइड में ही रेनफोर्समेंट डाला जाए, रेनफोर्सिंग टेंशन साइड में की जाए, सरिये उस तरफ डाले जाएं जहां पे टेंशन आ रहा है, तब हम उसे सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन में हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कैसे करनी है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करनी है, इन दोनों वैल्यूज के साथ में हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है और कौन सा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। हमने साथ ही साथ ये देखा था कि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में स्टील पहले फिल होगा और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट फिल होगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने लीवर आर्म कैलकुलेट करना सीखा था और इसके बाद में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा था। हमने अंडर रेनफोर्स्ड बीम के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा और ओवर रेनफोर्स्ड बीम के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख लिया था। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में 3 तरह की समस्याएं हमें एग्जाम में आ सकती हैं। पहली, हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो। दूसरी, हमें कंक्रीट में और स्टील में एक्चुअल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हो। तीसरा, हमें किसी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करना हो। हमने इन तीनों तरह के काफ़ी क्वेश्चंस क्लास में कर लिए हैं और वो सारी चीज़ें अब आपको आने लगी हैं। तो हम एक स्टेप आगे चलते हैं और अब हम डबली रेनफोर्स्ड बीम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसा कि इसके नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इसमें रेनफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में, दोनों तरफ डलेगा। यानी जहां टेंशन आ रहा है वहां रेनफोर्समेंट का उपयोग होगा ही, जहां कंप्रेशन आ रहा है वहां पे भी हमें रेनफोर्समेंट या सरिये डालने होंगे। दोनों तरफ सरिये डलते हैं, इसलिए इसे डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। ये हम क्यों करते हैं, तो इससे हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या सरल भाषा में कहें तो मोमेंट सहने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। और क्षमता बढ़ाने के लिए हमें बीम की डायमेंशन को चेंज नहीं करना पड़ता है। यानी बीम के आकार को बगैर बढ़ाए हम बीम की लोड सहने की, बीम की मोमेंट सहने की कैपेसिटी को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं।
और जिस सेक्शन में दोनों तरफ टेंसाइल साइड और कंप्रेशन साइड स्टील डलेगा वही हमारा डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। किन कंडीशन में हमें डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन का यूज करना है? तो बहुत ही सिंपल से 3 हमारे पास कंडीशंस हैं जिनमें हमें डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन बनाने हैं। सबसे पहली कंडीशन है जब किसी कारण से, कारण स्ट्रक्चरल हो सकता है, आर्किटेक्चरल हो सकता है, हमारी बीम की डायमेंशन, बीम की माप रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है। हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि बीम इससे ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह का रिस्ट्रिक्शन, इस तरह का निषेध लगा हुआ होता है तब हम अधिक कैपेसिटी की बीम बनाने के लिए डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन बनाते हैं। स्थितियां कहाँ आ सकती हैं? जैसे हम कोई एक बड़ा हॉल बना रहे हैं तो वहां पे अगर हॉल का स्पान ज्यादा है तो बीम की गहराई भी ज्यादा आएगी। बीम की गहराई ज्यादा रहेगी तो हॉल की सुंदरता में कमी आ सकती है। तो हमें ये इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं कि हमारी बीम की साइज इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में हम कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा स्टील का उपयोग करेंगे जो कंप्रेशन साइड डाला जाएगा और उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन साइड भी डाला जाएगा। बहुत बार ऐसा आता है कि हमें छत प्लेन दिखनी चाहिए, वहां पे भी हम कुछ इस तरह का उपाय कर सकते हैं। कई बार हम कोई फैक्ट्री बनाते हैं तो हमारे सिर के ऊपर जो जगह होती है, हेडरूम जो होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, तो उसमें किसी तरह की कमी ना आए इसके लिए भी हम बीम की डायमेंशन कम करना चाहते हैं और उस कंडीशन में हमें डबली रेनफोर्स्ड बीम बनानी होती है। दूसरी कंडीशन है जब हमारी बीम पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो रहे हो, हमारी बीम कुछ देर तक तो टेंशन में रहती हो और वही सेक्शन कुछ देर बाद कंप्रेशन में आ जाता हो। जैसे हम किसी मशीन के फाउंडेशन की बात करें तो मशीन के फाउंडेशन में जहां पे एक बार कंपन के कारण टेंशन आएगा और दूसरी तरफ कंप्रेशन आएगा, थोड़े ही समय बाद जहां कंप्रेशन था वहां टेंशन आ जाएगा, जहां टेंशन था वहां पे कंप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से जब कंपन हो रहे हो तो उस जगह पे हमें दोनों तरफ स्टील डालने पड़ेंगे ताकि किसी भी साइड फेलियर ना हो जाए और इस कंडीशन में हमें डबली रेनफोर्स्ड बीम बनानी पड़ेगी। तीसरा जो हमारा कारण हो सकता है वो हम जब कंटिन्यूस टी बीम बनाते हैं तब हमारे स्लैब में जिस हिस्से में कंप्रेशन होता है, जब हमारे स्लैब में जिस हिस्से में टेंशन होता है हमारी बीम में उस हिस्से में कंप्रेशन होता है, इसलिए हमें दोनों की पूर्ति के लिए डबली रेनफोर्स्ड बीम ही बनानी होती है। डबली रेनफोर्स्ड बीम दिखेगी कैसे, उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं तो वो हम समझ लेते हैं। ये हमारी डबली रेनफोर्स्ड बीम है, इसकी चौड़ाई b, इसकी इफेक्टिव डेप्थ d, स्मॉल d से डिनोट होगी और ये जो डेप्थ होगी ये कैपिटल D से डिनोट होगी और ये ओवरऑल डेप्थ कहलाएगी। आमतौर पे कैलकुलेशन में हमें कभी भी d का उपयोग नहीं करना होता है। ये एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन है, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम के तौर पर उपयोग करते हैं तो इस हिस्से में टेंशन आएगा और ये एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, AST मैंने पढ़ने का तरीका आपको पहले भी बताया है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। बिल्कुल इसी तरह से कंप्रेशन साइड भी स्टील डाला जाएगा, उसे हम एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कहेंगे। जो हमारा कंप्रेसिव स्टील है वो ऊपरी सतह से जितना नीचे डाला जाएगा
इसे टॉप कवर कहेंगे और इसे हम डी डैश से डिनोट करेंगे। डी डैश हमारा टॉप कवर है। हमारी न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी। इस तरह से हमारी बीम में ये सारे कंपोनेंट होंगे। इसमें जब टेंशन आएगा तो जैसा कि पहले हम सिंगली रेनफोर्स बीम में बात करते थे, टेंसाइल फोर्स AST इंटू सिग्मा ST ही होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरफ कंप्रेशन फोर्स में जरा परिवर्तन होगा। कंप्रेसिव फोर्स दो जगह आएंगे। कंप्रेसिव फोर्स इस कंक्रीट में आएंगे, इस कंक्रीट में आएंगे कंप्रेसिव फोर्स, और ये स्टील में भी कंप्रेसिव फोर्स आएंगे। इसलिए स्थिति यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगी और कंप्रेसिव फोर्स हमारे स्टील में भी होंगे और कंक्रीट में भी होंगे। स्टील में कितने होंगे, कंक्रीट में कितने होंगे, हम थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो कंक्रीट का एरिया कितना होगा, पहले हम कह देते B इंटू एक्स कंक्रीट का एरिया होगा, ये चौड़ाई और ये गहराई। इस वक्त थोड़ी सी कमी आ जाएगी इसमें, क्योंकि कुछ हिस्सा स्टील द्वारा ऑक्यूपाइड है, स्टील द्वारा घेर लिया गया है, इसलिए कंक्रीट का एरिया अब इतना होगा। कंक्रीट में स्ट्रेस कितने होंगे, तो B इंटू एक्स इंटू सिग्मा CVC होंगे, बाई 2 होंगे। स्टील में स्ट्रेस कितने होंगे, तो वो अभी हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। स्टील में स्ट्रेस निकालने के लिए हमें स्टील के एरिया को कंक्रीट के एरिया में बदलना पड़ेगा। कंक्रीट के एरिया में बदलने के लिए पहले हमें इस लेवल पे कंक्रीट के स्ट्रेस देखने होंगे। इस लेवल पे कंक्रीट के स्ट्रेस कितने होंगे, इसे हम इस लेवल पे स्ट्रेस को सिग्मा CVC डैश नाम देते हैं। सिग्मा CVC डैश इज इक्वल टू सिग्मा CVC एक्स अपॉन एक्स। हमारे इस लेवल पे स्ट्रेस इतने होंगे। जब इस स्ट्रेस को, जो यहाँ स्ट्रेस आ रहे हैं स्टील में, उनको हम कंक्रीट के स्ट्रेस में बदलेंगे, तो पहले हम m का मल्टीप्लिकेशन कर दिया करते थे। इस वक्त हमें m नहीं, हमें हर जगह 1.5 m का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इस तरह से हम आगे के कैलकुलेशन करेंगे। हम धीरे धीरे करके सारे कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली बात न्यूट्रल एक्सिस निकालना, और न्यूट्रल एक्सिस निकालना है हमें किस कंडीशन में, जबकि हमारा सेक्शन बैलेंस सेक्शन है। तो बैलेंस सेक्शन के लिए न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फार्मूला हमारा वही होगा जो हम पहले उपयोग करते थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इसे सहज रूप में, सरल रूप में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो ये होगा D अपॉन 1 प्लस सिग्मा ST ओवर M सिग्मा CVC। अगर हमारी बीम में एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन पहले से दिया गया है, तो कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा। इस केस में हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालनी होगी, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमें मोमेंट लेने पड़ते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कि अगर हमारी ये बीम हो, ये
AST हो, अब ये ASC होगा, ये X होगा, ये D माइनस X होगा और ये D डैश होगा। इस कंडीशन में अगर हम स्टील टेंशन साइड स्टील के मोमेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट एरिया होगा MAST और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी D माइनस एक्स। तो ये जो हमारा मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन साइड अगर हम देखें तो इस एरिया की बात करेंगे जो ऊपर है, ये होगा B इंटू एक्स। इसका मोमेंट बड़ा सिंपल सा है, इसका मोमेंट यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके यहाँ तक यानी x/2 का मल्टीप्लिकेशन और हो जाएगा। लेकिन इस एरिया में से इतना स्टील का एरिया हमें घटाना पड़ेगा, तो हमने एरिया ऑफ स्टील ले लिया और इस दूरी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा मोमेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है x माइनस डी डैश है, तो हमने x माइनस डी डैश कर दिया। अब इस स्टील का मोमेंट कितना होगा, तो इसे हमने इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट में बदल दिया, और इक्विवेलेंट एरिया कंप्रेशन साइड में जब हम बदलते हैं तो 1.5 इंटू मॉड्यूलर रेशो करना होता है, तो हमने 1.5 मॉड्यूलर रेशो कर दिया, तो हमारे लिए ये आ जाएगा। अगर हम इसे फिर से व्यवस्थित करते हैं तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1.5 m ASC x माइनस डी डैश माइनस ASC x माइनस डी डैश। अब ये वाला हिस्सा कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो अब इसे हम सरल रूप में ऐसे लिख सकते हैं इसे हम इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कॉम्प्रेसिव स्टील कहते हैं। तो अब हमारे पास जो फार्मूला आएगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का, वो ये फार्मूला होगा, इसे हमें याद कर लेना है। इसमें केवल ये स्टेप बढ़ जाता है, बाकी के तो वही सारे स्टेप हैं जो सिंगली रेनफोर्स बीम में आपने पढ़े थे, तो आपको अलग से बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। डबली रेनफोर्स बीम के केस में हमें ये एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के बारे में बात करेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने की दो विधियां होती हैं, एक इलास्टिक विधि और एक स्टील बीम थ्योरी मेथड। इनके बारे में हम अगले लेसन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।